बच्चों, स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 5 पर। अध्याय का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, और इसका ये अंतिम टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे शिथिल्य लूप पर स्थायी चुंबक किन पदार्थों के बनाए जाते हैं और अस्थायी चुंबक किन पदार्थों के बनाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शिथिल्य लूप पर बात कर लेते हैं। आपको याद होगा, हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर बात किया था कि काई बराबर होता है I/H और एक होता है म्यू, ये होता है B/H। इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा, किसी भी माध्यम की चुंबकशीलता का मान चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकन क्षेत्र इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। जहाँ तक I और H का सवाल है, तो I और H के दोनों के मात्रक समान हैं। अब आइए हम लोग I वर्सेस H का ग्राफ बनाएं या B वर्सेस H का ग्राफ बनाएं। दोनों ग्राफ एक जैसे ही आते हैं, थोड़ा सा स्केल का अंतर पड़ता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो I/H का ग्राफ बनाना भी हमारे लिए वही बात होती है, वही जो B/H का ग्राफ बनाने की। तो आइए अपन स्केल बना लेते हैं और स्केल बनाकर ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो ग्राफ बनता है, चाहे वो I वर्सेस H का हो, चाहे वो B वर्सेस H का हो, एक अक्ष पर हम x अक्ष पर H ले लेते हैं और y अक्ष के ऊपर हम माना कि I ले लेते हैं। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता है ये I और ये चुंबकन क्षेत्र है। अब होता क्या है कि जैसे सपोज हमने एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया, ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक चुंबकीय पदार्थ को रख दिया। कल्पना करिए कि हमने एक लोहे का पीस रख दिया है यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये लोहे का पीस क्या करता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, बल रेखाओं को इस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसमें से अंदर से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है और इसके कारण से यह चुंबकित हो जाता है। तो इसकी प्रति एकांक आयतन में जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं I। और ये जो हमने क्षेत्र लगाया हुआ है यह H। अब आप देखिए कि जैसे जैसे हम H का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, I का मान बढ़ना शुरू होगा। तो आइए अब अपन इसको ग्राफ पे लेते हैं। तो मैं पहले H को बढ़ाता हूँ, तो ये H बढ़ाने पर आप देखिए कि I का मान बढ़ना शुरू हुआ। पर ये ग्राफ जो है ऐसे बढ़ते हुए एक निश्चित स्थिति में पहुंचकर फिर H अक्ष के समानांतर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब I का मान बढ़ना बंद हो गया, चुंबकन की तीव्रता अब बढ़ना बंद हो गई। यानी कि ये जितना चुंबकित हो सकता था, प्रति एकांक आयतन में जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो सकता था वो हो चुका है। अब आप H बढ़ाते जाइए तो I का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बहुत नॉमिनल चेंज आएगा, नगण्य चेंज आएगा। तो यहाँ तक हमने इसको चुंबकित किया। जैसे जैसे H बढ़ाएंगे वैसे वैसे I बढ़ेगा, चुंबकित होता जाएगा। अब क्या होगा कि हम H का मान कम करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से इस प्रकार से H को बढ़ाते हुए आए, यहाँ तक बढ़ गया। अब जब हम H को कम करते हैं तो ये ग्राफ पुनः उसी मार्ग का अनुसरण नहीं करते हुए और इस प्रकार से दूसरे मार्ग का अनुसरण करता है। अब आप देखिए कि गए ऐसे थे, परंतु जब लौट रहे हैं तो H का मान जैसे जैसे कम करते गए वैसे वैसे I का मान भी कम हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर जा रहा है, जबकि ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ये नीचे ही उतरेगा। तो ये I का मान कम होगा, पर कम होते होते यहाँ पर आ गए और H का मान तो हो गया शून्य। H का मान शून्य हो गया तो यहाँ पर I का मान कुछ बच गया। ठीक, इसका मतलब अब यह थोड़ा सा चुंबकत्व, बाह्य क्षेत्र हट चुका है। देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, बाह्य क्षेत्र हट चुका है, परंतु अब इसके अंदर थोड़ा सा चुंबकत्व शेष रह गया है। इसने कुछ चुंबक का धारण कर लिया है, इसको बोलते हैं धारणशीलता। ये जो नज़र आ रही है ना, इसकी ये वाला जो एरिया है, ये जो लेंथ नज़र आ रही है हमको, y अक्ष के ऊपर ही जो लंबाई नज़र आ रही है, ये इसकी धारणशीलता कहलाती है। मतलब अब क्षेत्र हट चुका है परंतु इतना इसने चुंबकत्व का धारण कर लिया है।
अब हम एक काम करते हैं कि एच को पलट देते हैं, यानी कि अब इसकी दिशा को पलट देते हैं, यानी कि पहले हम इस दिशा में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगाते थे, अब हम इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। अब जब इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो क्या होगा, पहले ये एच आई का मान घटेगा और घटकर 0 होगा। अब जब हमने इतना एच लगाया, ध्यान दीजिएगा ये जो एच है ना, ये हमने इतना विपरीत दिशा में लगाया तो यह पूरी तरह से विचुंबकित हो गया। विचुंबकित हो गया मतलब अब इसका चुंबकत्व तो समाप्त हो गया, पर इसके लिए हमें इतना क्षेत्र लगाना पड़ा विपरीत दिशा में, जब जाकर ऐसा हुआ। अब एक काम करते हैं कि इस क्षेत्र को बढ़ाते जाते हैं, विपरीत दिशा में ही बढ़ाते हैं। तो जब विपरीत दिशा में हम क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ से हम लौटे तो लौटते लौटते ये हमारा ग्राफ इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ गया और वापस से विपरीत दिशा में चुंबकित हो गया। माना कि पहले ये उत्तर ध्रुव बन रहा था, ये दक्षिण ध्रुव बन रहा था, अब जब विपरीत दिशा में लगाया तो अब ये उत्तर बनने लग गया और ये दक्षिण बनने लग गया। आई का मान जैसा यहाँ पर बढ़ना बंद हो गया था वैसा ही यहाँ पर बढ़ना बंद हो गया। अब हम वापस से एच को कम करें, तो जब वापस से एच को कम करेंगे तो ये ग्राफ वापस से कुछ इस प्रकार से पलटेगा और जैसा यहाँ पर इसने अपनी अलग लाइन चेंज की थी, ट्रैक चेंज किया था, वैसा ही यहाँ पर भी ये इस वापस इस तरह से ना आते हुए इस प्रकार से आता है। तो जैसे हम ऊपर धारणशीलता की बात कर रहे थे, अब विपरीत दिशा में भी इसकी धारणशीलता है, इतना चुंबकत्व ये रख लेता है, एच का मान 0 हो गया। अब एच का मान हम पलट देते हैं, यहाँ से हम दिशा बदली तो दिशा बदलने के बाद में एच का मान अब वापस से पुरानी दिशा में आया, तो ये वापस से बढ़ना शुरू होगा आई का मान, और आई का मान बढ़ते बढ़ते ये वापस से इस स्थिति में आ जाता है। तो अब देखिए कि हमने एक बार चुंबकित किया, उसके बाद में उसको विचुंबकित किया, फिर विपरीत दिशा में चुंबकित किया, फिर वापस विचुंबकित किया, फिर वापस से विपरीत दिशा में चुंबकित किया। तो ये जो नज़र आ रहा है आपको एरिया, चलो इसको नामकरण कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम इसको ओ दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, इसको बी देते हैं, इसको सी देते हैं, इन बिंदुओं को, इसको डी देते हैं, इसको ई देते हैं, इसको एफ देते हैं और ये वापस ए। तो ये जो एक लूप बन गया हमारा ए बी सी डी ई एफ ए, इस लूप को बोलते हैं शैथिल्य लूप। क्या लूप कहलाता है? यह शैथिल्य लूप कहलाता है। और शैथिल्य लूप हमें जानकारी देता है कि किसी भी पदार्थ को चुंबकित करके विचुंबकित करने में ऊर्जा की हानि होती है, इसलिए इसको शैथिल्य हानि भी बोलते हैं। ये जो विपरीत दिशा में हमें लगाना पड़ रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ये हानि को प्रकट कर रहा है। और ये क्षेत्र, इसका जो लूप का एरिया है, क्षेत्रफल है, ये जितना बड़ा होगा उतना ही शैथिल्य हानि का मान ज़्यादा होगा, हमें उतना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है लूप का। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बना लेता हूँ, क्योंकि एक जैसा नज़र आना चाहिए ये अक्ष के ऊपर, जैसा ऊपर नज़र आ रहा है उतना अच्छा तो नहीं बन पा रहा है, पर फिर भी चलो आप लोगों को समझने के लिए ये लूप हो गया। अब आप देखिए कि हमें स्थायी चुंबक बनाने में इससे क्या मदद मिल सकती है। स्थायी चुंबक वो पदार्थ होते हैं जो स्थायी रूप से चुंबकित रहते हैं, अर्थात यदि हम उन्हें चुंबकित कर दें तो वापस से वो विचुंबकित आसानी से नहीं होते हैं। यहाँ पर मैंने दो बातें बताई थी, एक तो OB बराबर OE, और इसको हमने कहा था धारणशीलता, और दूसरा OC और OF, OC बराबर OF, और इसको बोला था हमने निग्राहिता। तो धारणशीलता ये है और निग्राहिता ये है। स्थायी चुंबक ऐसे पदार्थों के बनाए जाना चाहिए जिनकी धारणशीलता ज़्यादा हो। धारणशीलता ज़्यादा हो यानी कि उनमें ज़्यादा चुंबकत्व रह सके, और दूसरा जिसकी निग्राहिता भी ज़्यादा हो, अर्थात OB का मान भी ज़्यादा हो और OC का मान भी ज़्यादा हो। ऐसे पदार्थ स्थायी चुंबकत्व के लिए उपयोगी होते हैं। सामान्यतः स्टील जो है वो स्थायी चुंबकत्व के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि उसको एक बार चुंबकित करने के बाद में उसको विचुंबकित करना कठिन होता है। उसके लिए क्षेत्रफल का मान भी ज़्यादा होता है, यानी कि अधिक ऊर्जा देंगे तो जाकर वह विचुंबकित होगा, तो इसलिए उसकी निग्राहिता ज़्यादा होती है।
तो निग्रहिता ज़्यादा होने के कारण से स्टील को सामान्यतः स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। उसके विपरीत कभी हमें अस्थायी चुंबक भी चाहिए होते हैं, जैसे विद्युत चुंबक। जब आवश्यकता हो तो उसे चुंबकित कर दें और जब आवश्यकता नहीं हो तो उसको चुंबकत्व समाप्त कर दें। विद्युत धारा प्रवाहित करें, वो चुंबकित हो जाए, विद्युत धारा समाप्त कर दें, बंद कर दें, तो वापस से विचुंबकित हो जाए। तो ऐसे पदार्थ जिनमें धारणशीलता का मान कम हो, यानी कि हटाने के बाद में वो वापस से विचुंबकित होना चाहिए। दूसरा, निग्रहिता का मान भी कम हो। निग्रहिता का मान कम होने से क्या होगा कि ऊर्जा की हानि कम होगी। तो ऐसे पदार्थ जिनकी धारणशीलता कम हो, निग्रहिता का मान भी कम हो, ऐसे पदार्थ का चयन करते हैं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। तो साधारणतः नर्म लोहा जो है उसके लिए निग्रहिता का मान कम होता है, धारणशीलता का मान तो खैर उसका थोड़ा ज़्यादा होता है स्टील से, किंतु निग्रहिता कम होने के कारण से अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम इस शैथिल्य लूप का उपयोग करके धारणशीलता और निग्रहिता की मदद से ऐसे पदार्थों का चयन करते हैं कि वो स्थायी चुंबक बनाने के लिए या अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। आज इतनी ही बात करते हैं। हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। लगभग 12 पार्ट के अंदर हमने इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आप इन सभी का उपयोग करें, आपको आसानी से भौतिकी समझ में आएगी। धन्यवाद।